हेलो स्टूडेंट 12th कॉमर्स। बेटा आपने चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर स्टार्ट किया, जिसका एक सम मैंने आपको सेंड किया। आपने देखा होगा सम कोई टिपिकल नहीं है। सम के अंदर गुडविल का पॉइंट क्लियर करते ही हमारा चैप्टर नंबर 4 में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। लास्ट सम जो मैंने बताया था वो एक्सरसाइज का सम नंबर 8 था। आज हम सम नंबर 9 करने जा रहे हैं एंड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स। बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग सम है, ध्यान देना। बहुत अच्छे एडजस्टमेंट इसमें आएंगे। एंड गुडविल का सेकंड पॉइंट, व्हेन द न्यू पार्टनर्स नो गुडविल ब्रिंग इन कैश ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। अपने हिस्से का, यानी कि न्यू पार्टनर्स का जो हिस्सा है उसे जितनी गुडविल लानी चाहिए थी फॉर्म में, वो लाता जरूर है, लेकिन उसमें से कुछ ही अमाउंट लेके आता है। उसमें से कुछ अमाउंट ला रहा है। जैसे कि 20,000 लाना चाहिए था तो कितना ला रहा है, 10,000 ला रहा है। तो 10,000 बाकी हम क्या करेंगे, उसी कैपिटल में से काट लेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ हमारा, बराबर। गुडविल का सेकंड पॉइंट इसमें आएगा और बाकी सारा सम। गुडविल का पॉइंट निकाल दो, सम बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो सम स्टार्ट करते हैं हम। चलो, आस्था एंड Ahana, there are two partners old. Asa, Ahana and new partners Sonu. Asa, Abba and Sonu. Particular चलो, कैश अकाउंट के अंदर मैंने तीन चीज लिख दी है पहले से ही। कौन सी है तीन चीज, कौन सी होती हैं? फर्स्ट, टू बैलेंस बीएफ, एस सोनू कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तीन अकाउंट एंट्री आप पहले से लिख दो, चलेगा, बराबर कि नहीं। बैलेंस शीट में कुछ लिखा नहीं हमने, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अपने 4 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप कौन सा होता है? कैपिटल लाना बाय बैलेंस बीएफ 76,000 and 48,400. Second point, reserve. Which type of reserve? General reserve, reserve fund, workman accident compensation fund and investment. लेकिन इन चारों में से दो के बारे में मैंने आपको बताया, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड एंड द इन्वेस्टमेंट रिजर्व। इनके बारे में एडजस्टमेंट हो सकता है, इसलिए पढ़ लेने का। चलो देखते हैं, नीचे कुछ दिया है। यस, एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड 3,200। हमारे पास रिजर्व कितना है? 4,800, जिसमें से 3,200 का हमने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तो आज नहीं तो कल हमें पे करना पड़ेगा। तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड जो आपने एक्सेप्ट किया वो कहां लिखना है? बैलेंस शीट में। और जो बच गया उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट बाय वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। 1,200 को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? हमें ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन। सम के अंदर ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है, और जब नहीं दिया है तो क्या रेशियो हो जाता है? 1:1। न्यू रेशियो दिया हुआ है अपने को 4:3:3, बराबर ना। चलो 3,200, तो रिमेनिंग 1,200 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना आएगा? 600। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड हमारे पास कितना है? 1,600। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लो, कुछ दिया है इंफॉर्मेशन अपने को। यस, 5th पॉइंट दिया हुआ है, आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट 19,200। आहना कौन है? एक पार्टनर है। पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया, यानी उन्होंने ले लिया। इन्वेस्टमेंट कितने का था? हाउ मच? 20,000। 20,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में ले लिया उसने? 19,200। तो 800 रुपए का लॉस हुआ।
वो लॉस कहां पे सेक्रीफाई होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंडर में। हमारे पास 1600 का रिजर्व था, उसमें से 800 लॉस चला गया, तो जो बचा वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व। 800 जो बच गया वो यहां पे। और इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया? आहाना ने। तो उसके कैपिटल अकाउंट में कोई भी पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो यहां पे लिखा जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। किसने लिया है? आहाना, यानी कि सेकेंड पार्टनर। 19,200, यानी इन्वेस्टमेंट हमारे बैलेंस शीट में से गया। एक इन्वेस्टमेंट था 20,000 का, वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर ने ले लिया, ओल्ड पार्टनर ने। कितने में लिया? 19,200, 19,200 में। तो 800 रुपए का लॉस हुआ। दिस लॉस इज सेट ऑफ विद द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 1600 रुपए हमारे पास था, उसमें से 800 लॉस जाने दिया हमने, लेस हो गया। जो 800 बचा वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो पार्टनर लेके जाता है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है। ओके। और बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट चला गया, यानी कि हमारे पास अब इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोनों हो गए। फिर दिया प्रोविडेंट फंड, बेड रिजर्व, ये सब लायबिलिटी है। अब एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में सबसे नीचे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 32, यानी 1600। दूसरा दिया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच? 4,000, 2,000। ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। कौन सा स्टेप? ओनली सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस हमें दिया हुआ है 16,000, तो आप लिख दो यहां पे 16,000। फिर गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस शीट में दियो उसे राइट ऑफ करेंगे टू गुडविल। 4,200, 4,200 हो गया। ये हमारे 4 स्टेप बैलेंस शीट में से डायरेक्टली अपने जो करते हैं वो पहले कर देने के, उसके बाद सम स्टार्ट करो। सोनू विल ब्रिंग 80,000। सोनू कैपिटल कितना ला रहा है? 80,000 लिख दिया हमने बाय कैश अकाउंट 80,000। फिर आगे लिखा है 7,200 एज हर शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। वो कितना गुडविल लेके आ रहा है? 7,200। यहां लिखो 7,200। अब इसको कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसके लिए सैक्रिफाई रेशियो फाइंड करो। ए ओल्ड 1/2, 1/2 माइनस 4/10 माइनस 3/10, 20, 10 माइनस 6, 4/20, सॉरी 8, 2/20। ये 10 माइनस 6/20, 4/20, 2:4, 2 1 जा 2 2 जा। दिस इज द सैक्रिफाई रेशियो। ये 7,200 को हम क्या करेंगे? 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 24, 2,400, 4,800। ठीक है। वो अपना गुडविल कैश में लाता है। कितना गुडविल कैश में लेके आया? वो 7,200 गुडविल लेके आता है, बराबर। तो 7,000 गुडविल को हम, ये फर्स्ट पॉइंट जैसा ही लगा आपको? कैसा लगा? फर्स्ट पॉइंट जैसे किया, सम नंबर 8 में जो किया वही लगा पॉइंट। जितना लाया था उसको हमने सैक्रिफाई रेशियो फाइंड करके लिख दिया। बट एक न्यू पॉइंट कहां पे ऐड होता है इसके अंदर? आगे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000। गुडविल की जो रियल वैल्यू है वो कितनी है? 40,000। अब फॉर्म की टोटल गुडविल दी हुई है, तो इसमें से न्यू पार्टनर का हिस्सा हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें फाइंड करना पड़ेगा। स्पेस है नहीं, देखो यहां पे निकालते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा।
गुडविल ऑफ सोनू, सोनू की गुडविल हम फाइंड कर लेते हैं 40,000 3/10। यस, सोनू को गुडविल एज ए गुडविल कितना रुपए लाना चाहिए था? 12,000 रुपए लाना चाहिए था। ठीक है ना, यहां पे न्यू पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहां पे आया अब पता चलेगा आपको, बराबर। उसका उस गुडविल में कितना हिस्सा था? 12,000 लाना चाहिए था उसे 12,000। अगर 12,000 पूरा कैश में लाता तो ये फर्स्ट सम नंबर 8 जैसा पॉइंट हो गया, लेकिन लाना चाहिए था उसे 12,000, बट वो लेके कितना आया? 7,200। ब्रिंग इन कैश 7,200, तो बचा कितना? 4,800। इट्स रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल। वो कहां से लेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में से लेंगे। तो यहां पे जर्नल एंट्री मैंने पास की थी, क्या पास की थी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सोनू की कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम आना कैपिटल अकाउंट, पहले तो आस्था कैपिटल अकाउंट टू आना कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4,800 को 1:2 में सेक्रीफाई रेशियो में ही करना पड़ेगा अपने को, तो सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड बाय 3 यानी कि 1600 इसके अकाउंट में डेबिट में, इन दोनों के अकाउंट में क्या आएगा? क्रेडिट में 1600 3,200 लिखेंगे क्या? बाय एस कैपिटल, सोनू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा गुडविल का पॉइंट यहां पे खत्म हो गया। पहले पॉइंट में इस पॉइंट में डिफरेंस क्या था? पहले पॉइंट में क्या था कि टोटल अमाउंट वो गुडविल जितनी लाता है, क्योंकि उसमें हम फाइंड नहीं कर सकते थे, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दिया ही नहीं था। इस सम में हम क्यों फाइंड कर पाए? क्योंकि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है। जब टोटल गुडविल दिया हो तो याद रखना उसमें से उस न्यू पार्टनर का शेयर हमें फाइंड करना पड़ता है, और रेशियो दिया था, आसानी से हमने फाइंड कर लिया। समझ गए? तो ये सेकंड पॉइंट हुआ, जितना कैश लाता है उसको कैश की तरह से ट्रीट करेंगे, जो बाकी है उसका कैपिटल में से निकाल लेंगे। दैट्स ऑल। पॉइंट नंबर 4 वो हमने कंप्लीट कर दिया पहले ही, द क्लेम फॉर वर्कमैन एक्सीडेंट। जो क्लेम होता है वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमने डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख दी और रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर लिखा है आना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400 इज नॉट रिकॉर्डेड। एक्रूड मतलब मिलना बाकी, यहां लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,400। ACCRU accrued interest ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑफ 2,000 विच वाज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स इज नॉट रिकॉर्डेड। एक्सेप्टेड बिल्स पेबल, हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया, तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? एक तरफ एक्सेप्ट करेंगे, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी और कम होगी। बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते ही बिल्स पेबल की अमाउंट बढ़ जाएगी। यहां क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बराबर। इसमें हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आप बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हो तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे, और बिल्स पेबल बढ़ जाएगा। फर्क उतना का उतना ही है। क्रेडिटर्स पहले कितने थे? 12,000, और बिल्स पेबल कितना था? 6,000 माइनस प्लस एक्सेप्टेड बिल्स पेबल 2,000। एक्सेप्ट कर लिया मतलब क्रेडिटर्स कम हो गए आपके 10,000,
और एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल आपका बढ़ गया, यानी पहले भी टोटल उतना ही था, अभी भी टोटल उतना ही है, यानी इससे हमें कोई बेनिफिट या कोई लॉस हुआ नहीं। फिर एडजस्टमेंट आ रहा है, बुक वैल्यू ऑफ, सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। अब ये सोच के देखिए कि जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 20% लेस देन है, बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो पता नहीं है। तो ये सब मैंने इसीलिए बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी वैल्यू की मार्केट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। मैं आपको लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना अच्छी से। मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, कैसे? बुक वैल्यू इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट, प्लस माइनस, प्लस क्यों? कभी कभी जैसे लेस देन दिया उसकी जगह मोर देन भी दिया हो सकता है, तो आपको प्लस माइनस, ये एक फॉर्मूला है। जब भी फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तब ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कब? जब स्पेसिफिक ऐसा लिखा हो लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे हम अप्लाई करके बताता हूं। बुक वैल्यू अपने को लैंड बिल्डिंग की दी हुई है 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 20 यानी 80 मार्केट वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है? 50,000। अब आप देख सकते हो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू निकाली, यहां पे कितनी आई है? 50,000। मैंने लिख दिया बैलेंस शीट में, यहां पे दिया हुआ है 40, तो 40 यहां पे इंक्रीज, यानी कितना हो गया? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। क्या है ये? इंक्रीज हो गया। और लास्ट पॉइंट हमारा, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4,800 इन द नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स प्री पेड, इसे प्री पेड कहेंगे हम। एक एंट्री यहां पे आएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800। दूसरा चलो, सभी एडजस्टमेंट हमारे खत्म हो गए। तो ये सम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। अगर आपने ध्यान दिया है पूरे सम पे ऊपर तो आपके काफी कुछ डाउट सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, अगर उसका कोई भी एडजस्टमेंट दिया है तो जितना बचा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें भी हमारे पास बच गया इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका अपोजिट भी कभी कभी होता है, बराबर, वो नेक्स्ट सम में देखेंगे हम। चलो अब सम कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ टोटल 0 4,800 2 6 7 17200 2 प्रॉफिट। रेशियो दिया नहीं है तो क्या करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। 17,200 यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,600 8,600। टोटल कैलसी ले लेते हैं हम और टोटल करते हैं। टोटल पहले कॉलम में आ रहा है 88,800 88,800, उसमें से माइनस करेंगे तो 82,000। सेकेंड का टोटल है 66,200 66,200, उसमें से लेस करेंगे तो
39,200, ये 80,000। अब आप देख लो, न्यू पार्टनर जब कैपिटल लाया था तो कितना लाया था 80,000, लेकिन उसमें गुडविल नहीं ला पाया, वो गुडविल हमने उसके बैलेंस में से कट कर लिया 75,200 टू बैलेंस CF। यस, यहां लिखा हमने ए और आस्था आना और सोनू, तीनों का कैपिटल लिख देते हैं। 82,000, 39,200, 75,200, तीनों का टोटल 2,04,400। अब इसका टोटल करते हैं। 0, 0, 2, 3, 1,03,200, 1,03,200। अब बैलेंस शीट में जो चीजें बची है उनको डायरेक्टली आप लिख सकते हो। कौन सी चीजें बची हमारे पास में? प्रोविडेंट फंड, और बैड डेव रिजर्व। बैड डेव रिजर्व जहां दिया हो उसको वहीं ट्रीट करके चलो तो बेटर रहेगा, जिससे आप चाहो तो लेस करके भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बैड डेव रिजर्व अगर अपने को दिया हुआ है सब में, तो प्रोविडेंट फंड कितना हुआ? 6,400, क्योंकि डेटर से कनेक्टेड पूरे सब में अपना कोई पॉइंट है ही नहीं। अब जो वैल्यू दी गई है रिमेनिंग वैल्यू लिख देते हैं। रिमेनिंग वैल्यू में लैंड एंड बिल्डिंग तो थी हमारे पास, उसके बाद मशीनरी 32,000, इन्वेस्टमेंट सेल कर चुके हम 25,200, स्टॉक से कनेक्टेड भी कोई पॉइंट नहीं था, सेम वैल्यू, कैश भी आ गया। बस अब टोटल कर दो। अब टोटल करते हैं हम। 2,04,400, 6,400, 8,000, 3,200, 18,000। $50, $32, $25,200, $14,400, $1,03,200, $2,400, $4,800।
अभी देखते हैं बैलेंस शीट में थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो अभी हम चेक कर रहे हैं, जस्ट सेकेंड। देखो बैड डेट रिजर्व, इसमें जब न्यू बैलेंस शीट बनती है तो बैड डेट रिजर्व क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, वो हम शो करते हैं। यदि हमें एडजस्टमेंट के बारे BDR से कोई कनेक्टेड कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है तो न्यू बैलेंस शीट में BDR कैंसिल हो जाता है, न्यू बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड बैड डेट रिजर्व शो नहीं करते, बराबर। तो आपने देखा होगा कि ये सम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा, पहले तो गुडविल का सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट के साथ सेकंड पॉइंट अपने आप में खुद ही अपने आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे दो चीज है, गुडविल कैश कितना लाया वो भी दिया होता है और उसके अलावा उसे कितना लाना चाहिए था वो भी हमें फाइंड करना पड़ता है। तो ये टोटल गुडविल कितनी ला सकता है, अगर वो सब में फाइंड कर सकते हो तो ही रिमेनिंग गुडविल का पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। 4000 फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा था कि ही ब्रिंग 7200 इन कैश, बराबर। अब टोटल गुडविल अगर 40,000 नहीं दिया होता तो क्या हमें पता चलता कि 12,000 उसका हिस्सा है जिसमें से 7,200 ही ला रहा है, नहीं पता चलता। तो ये सब में जब भी टोटल गुडविल फॉर्म में दी गई हो तो समझ जाने का ये पॉइंट हो सकता है, बराबर। अदरवाइज सिंपल गुडविल ला रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, बराबर। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरा मार्केट वैल्यू, फिक्स एसेट्स इट्स मार्केट वैल्यू लेस देन मोर देन, दोनों पे ध्यान रखना। यही मोर देन होता तो मैं प्लस करके डिवाइड करता, तो ऐसे मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, बराबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम रहा, ध्यान से देखना और अंडरस्टैंड करना। ओके।